हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि हम चैप्टर 1 यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो कि आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था। जितनी भी आसपास आपकी वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान है और आयतन है, वो सारी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। पदार्थ को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था। तो कितनी मुख्य अवस्थाओं की बात की थी? 3 मुख्य अवस्थाओं की बात की थी। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की हमने बात की थी। तीनों में हमने अंतर समझा था कि क्या होता है ठोस आपका, द्रव क्या होता है, इसके अलावा गैस क्या होते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति की बात की थी, यानी कि उसमें आपका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसमें गंध कैसी है। इसके अलावा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की थी, डेंसिटी की बात की थी। तो ये सारा आपका किसमें आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों में क्या क्या गुण हैं आपके। GHS खैरी कला। बच्चे आराम से बैठ जाइए, नोटबुक सामने रख लीजिए अपनी, सही से बैठिए क्लास में, जैसे सफदर खाल के बच्चे बैठे। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं उन कणों के बीच में स्थान होता है। इसके अतिरिक्त पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति की अवस्था में होते हैं। और तीसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, इतना पढ़ लिया था। डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, विसरण, जब पदार्थ के कण एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं तो उनको डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहा जाता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो बिल्कुल बदल सकता है। हमने बर्फ को पिघलते देखा है, हमने कई ठोसों को पिघलते भी देखा है, और पिघलने के बाद वाष्प में परिवर्तित होते भी देखा है। तो इस पर प्रभाव होता है तापमान का, कि तापमान के प्रभाव से कोई ठोस पिघलता है, द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, या फिर कोई गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित होती है और द्रव के बाद वो ठोस में परिवर्तित होती है। तो ये तापमान के प्रभाव के कारण होता है। इसके अतिरिक्त दबाव या दाब, प्रेशर के इफेक्ट से भी आपका कोई भी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो चेंज होती है, यानी कि भौतिक अवस्था बदलती है। क्लियर? फ्यूजन संलयन की बात की थी। दो हल्के नाभिक टकरा करके एक भारी नाभिक बनाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने कहा था कि कोई भी ठोस जो है जब वो द्रव में परिवर्तित होगा तो जो वो फिक्स तापमान है उसका, उसको क्या कहा जाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ओके। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा भी जिसे आप कहते हैं, यानी कि ठोस जो आपका है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की थी, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? जब ठोस आपका द्रव में बदलेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर रुक जाता है, और जितना भी वहां पर क्या होगा आपका, उस मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी हीट रिक्वायर्ड था वहां पर, उसको आप क्या कह रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं। इसके अलावा वेपराइजेशन क्या होगा? जहां पर आप कह रहे हैं द्रव वाष्प में बदल रहा है, वहां पर 1 किलोग्राम अगर आप कोई द्रव ले रहे हैं, उसको वाष्प पे बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट है? वही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ऊर्ध्वपातन, जब ठोस आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, द्रव में नहीं जाएगा, तो उसको आपका क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। लास्ट सेशन में हमने वाष्पीकरण की बात की। इवेपोरेशन आपका क्या होता है? तो वाष्पीकरण जब आपका द्रव वाष्प में बदल रहा है, या फिर पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है तापमान के प्रभाव से, या आप क्या कहते हैं, जल द्रव अवस्था में पानी से गैसीय अवस्था में भाप के रूप में बदलता है, ये तापमान बढ़ने से होता है और इसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में यहाँ तक समझ लिया था। तापमान पर किन किन आपका इवेपोरेशन पर यानी वाष्पीकरण पर कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी किन किन की वजह से आपका वाष्पीकरण तेजी से होगा या फिर धीरे होगा, इसके बारे में बात कर रहे थे। सो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फर्स्ट है आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान के प्रभाव से हमने क्या पढ़ा
कि जिस प्रकार से कपड़े बहुत फैला के रखे जाते हैं, या फिर गर्मियों में जैसे कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं आप कहते हो, ठीक है, तो वहां पर गर्मियों में क्या हो रहा है, तापमान ज्यादा है। सर्दियों में आपके वही कपड़े देर से सूखते हैं, यानी वाष्पीकरण जो हो रहा है वो कम हो रहा है, या फिर आप कह रहे हो धीरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर वाष्पीकरण की दर जो है वो तापमान के कारण प्रभावित हो रही है। और किस प्रकार से प्रभावित हो रही, कि तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कपड़े उतने जल्दी से सूख रहे हैं, यानी कपड़ों से पानी भाप बन के उतनी जल्दी उड़ रहा है, यानी वाष्पीकरण आपका जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो तापमान बढ़ेगा तो आपका वाष्पीकरण भी तेजी से होगा। तो आपका टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट करता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा हमने क्या कहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप एक कपड़ा आपने बहुत फैला के रखा है, दूसरा आपने फोल्ड करके रखा हुआ है, तो आप कहते हैं कि जो कपड़ा फैला के रखा हुआ था वो जल्दी सूख गया, लेकिन जो फोल्ड करके रखा हुआ था वो जल्दी नहीं। तो जो फैला के रखा हुआ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया आपने, ठीक है ना, यानी कि जो पानी आपका टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा या इवेपोरेट होगा, उनको सरफेस ज्यादा मिल रहा है वाष्पीकृत होने के लिए। वहीं पर जब आपने फोल्ड कर दिया तो आपने सरफेस एरिया कम कर दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर दिया, तो अब कांटेक्ट में आने वाली सरफेस कम हो गई, यानी वाष्पन अब कम एरिया से होगा, तो वाष्पीकरण कैसा हो जाएगा, कम होगा। तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, कपड़े सूखेंगे यानी वाष्पीकरण जल्दी से होगा। तो आपका सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया में किसी भी तरह से आप इंक्रीमेंट करते हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से आपका जो वाष्पीकरण है वो भी तेजी से हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की बात करते हैं, तो आर्द्रता क्या होती है, आपके आसपास एनवायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रहता है, या आप क्या कहते हो भाप के रूप में। अगर हमें ठंडक कैसे महसूस होती है, अगर हमें ठंड लग रही है, यानी हमारे आसपास नमी ज्यादा है। ठीक है, तो सर्दियों में आसपास नमी या आर्द्रता ज्यादा होती है, पानी की बूंदें ज्यादा होती हैं हमारे एनवायरमेंट में, वहां पर वाष्पीकरण जो होगा, हम क्या कहते हैं, सर्दियों में कपड़े देर से सूख रहे हैं। देर से सूखने का कारण क्या है, हमारे जो हवा है उसमें ऑलरेडी नमी है, यानी कि वो ठंडी है, आसपास के एनवायरमेंट में पहले से पानी विद्यमान है, तो हम कहते हैं उस समय पर वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। कभी जब हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा आर्द्र है, अगर आर्द्रता कम है तो उस समय में, जैसे गर्मियों में आर्द्रता कम होती है, शुष्क होती है एकदम हवा, उस समय पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आर्द्रता किस प्रकार से अफेक्ट कर रही है इवेपोरेशन को, आप कह रहे हो आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम हो रहा है, अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, लास्ट है आपका विंड स्पीड, यानी हवा की गति। तो आप देखते हैं जब भी बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यानी वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है। तो जितनी ज्यादा हवा की गति होगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ओके, क्लियर है, ये चारों फैक्टर आपको क्लियर हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है आपका तापमान। तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा सतही क्षेत्र, तो सतह का क्षेत्र में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। और आर्द्रता, आर्द्रता में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, और वहीं पर हवा की गति में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ओके, तो जल्दी से इन चारों कारकों को नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो ये हमारा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं, कि किस प्रकार से हम वाष्पीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। आपका तापमान हो गया, सतह का क्षेत्रफल हो गया, इसके अलावा आपका आर्द्रता हो गई, हवा की गति हो गई। ठीक है, आपने 2 शर्ट धोई थी, एक आपने गर्मियों में सुखानी है, एक आपने सर्दियों में। आपने कहा मैम जब हमने गर्मियों में शर्ट धोई थी तो वो हमारा कम समय में, बहुत कम समय में सूख गई, लेकिन दूसरी शर्ट वहां पर सर्दियों में बहुत समय ले रही है, तो तापमान के प्रभाव देख लिया,
सतही क्षेत्रफल, दोनों ही शर्ट क्या करी, एक को बिल्कुल फैला के रखा यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया, वहीं पर एक को आपने फोल्ड करके रखा तो उसका सतही क्षेत्रफल कम हो गया। तो आपने कहा मैम जिसको हमने फैला के रखा था उसका वाष्पीकरण तेजी से हुआ यानी वो जल्दी सूख गई, और जो फोल्ड करके रखी थी वो देर से सूखी। वहीं पर आर्द्रता सेम वही, सर्दियों में आर्द्रता ज्यादा है एनवायरमेंट में, तो आप कह रहे हो कि सर्दियों में वही शर्ट आपकी देर से सूख रही है, यानी आर्द्रता ज्यादा होगी तो आपका वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, ठीक है, यानी वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। और वहीं पर आपने क्या कहा, जब गर्मियों में आर्द्रता कम है तो हमारा वाष्पीकरण तेजी से हुआ और कपड़े या वो शर्ट जल्दी सूख गई। हवा की गति, आपकी हवा बहुत तेज चल रही थी तो आपने कहा शर्ट जल्दी सूख गई, एक, और दूसरा जब हवा नहीं चल रही थी तब आपने सुखाने के लिए रखी तो वो देर से सूखी। तो यानी हवा की गति का भी क्या डायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पर, वाष्पीकरण पर। और वो कैसा होता है कि अगर हवा की गति तेज है तो वाष्पीकरण भी तेजी से हो। क्लियर? चलिए, अब वाष्पीकरण आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया कपड़े सूख रहे हैं, वाष्पीकरण की घटना पर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गर्मियां आने वाली है, घड़ों में हम पानी रखते हैं ठंडा करने के लिए, तो वो घड़ा जो पानी को ठंडा कर रहा है वो भी किस पर कार्य कर रहा है, वाष्पीकरण की घटना पर ही कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त गर्मियों में हमारी बॉडी स्वेट करती है, पसीना निकलता है बॉडी से बाहर, तो वो पसीना जब हमें ठंडक महसूस होती है तो कैसे होती है, हम कहते हैं स्किन पर हमारी क्या आ गया है, स्वेट आ जाता है, ठीक है। और वो स्वेट इवेपोरेट होने के लिए यानी वाष्पीकृत होने के लिए हमारी ही बॉडी से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है यानी ऊष्मा ऊर्जा गर्मी को निकालता है। और जब शरीर से गर्मी बाहर आएगी तो हमें कैसा लगेगा, ठंडा महसूस होगा। ओके, तो बच्चों पहले समझ लेना है, फिर नोट करने के लिए समय मिलेगा तब नोट करेंगे। ओके, चलिए, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, तो वाष्पीकरण से शीतलता यानी ठंडक कैसे महसूस होती है। ओके, सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle forces of attraction and undergo the phase change. The absorption of heat from the surroundings make the surrounding cool. क्या हो रहा है, मैं कह रही हूँ मेरी बॉडी की स्किन पर अगर स्वेट आ गया है, ठीक है, उस स्वेट को या वो जो लिक्विड स्टेट में होगा ना, पानी कैसे होता है, द्रव अवस्था में होता है, जो स्वेटिंग होती है वो भी द्रव अवस्था में रहती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है स्किन पर आपकी। तो जो स्किन पर या त्वचा पर आपकी पानी की जैसे बूंदे हैं उनको क्या करना है, फेज चेंज कहा गया यहाँ पर, यानी अवस्था परिवर्तन करना है। अवस्था परिवर्तन, वाष्पीकरण में कौन सी अवस्था परिवर्तित हो रही है आपकी, बताओ, जल्दी से बताएंगे, कौन बताएगा, जीआईसी सफदर खान, जल्दी से माइक ले लो। वाष्पीकरण में कौन सी अवस्था परिवर्तित हो रही है, बताओ, अवस्था परिवर्तन आपने कहा, कौन सी अवस्था बदल रही है बताओ। मैंने कहा पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, तो पानी बच्चे क्या है, द्रव अवस्था है, और भाप आपका क्या है, गैसीय अवस्था है। बस यही अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? तो जो बॉडी पर या स्किन पर आपके क्या आ गया था, वाटर ड्रॉपलेट स्वेट की बात कर रहे हैं, उसको भाप में बदलना है यानी द्रव से गैसीय अवस्था में उसको जाना है। क्लियर है? तो वो द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए क्या करेगा, उसको ऊष्मा चाहिए। किसको, इस द्रव को यानी पानी को, जो स्वेट आप बोल रहे हो उसको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो वो ऊष्मा कहाँ से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा, और उसकी सराउंडिंग में क्या है, हमारी ही बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी से अंदर से वो क्या लेगा, ऊष्मा को लेगा, यानी जो जितनी भी गर्मी है उसको लेगा ताकि वो भाप में बदल सके। होना क्या है, इस पानी को भाप में बदलना है, वाष्प के रूप में बदलना है इसको ना, तो वो जो स्वेट आ रहा है बॉडी पर उसको क्या होना है, उसको इवेपोरेट होना है यानी वाष्पीकृत होना है। और वाष्पीकृत होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। पहले तो आप क्या कर रहे थे, पानी को बॉईल कर रहे थे ना, तो आपने कहा हमने गैस पे रख दिया, बर्नर, स्पिरिट लैम्प, या फिर आपने चूल्हे पर रख दिया पानी को, तो आप एनर्जी दे रहे हो। लेकिन स्किन के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, स्किन एनर्जी कहाँ से लेगा, वहां पर तो ऐसा कोई एक्सटर्नल आप कोई भी हीट का मीडियम नहीं लगा रहे हो, तो वहां पर शरीर के अंदर से गर्मी आएगी जो उस पानी की बूंद को क्या करेगा, वाष्पीकृत करेगा यानी भाप में बदलेगा। तो वो शरीर से गर्मी जब बाहर निकलेगी तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। यही कूलिंग इफेक्ट है। आप कह रहे हो मैम ये तो स्किन की बात हो गई, इसके अलावा
ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर ये आपका घड़ा है, मटका है, ठीक है। इसमें क्या रखा है हमने, इसमें रखा हमने पानी, ठीक है। ये पानी रख दिया। मैम ये पानी कैसे ठंडा हो रहा है, तो हम कहते हैं इसमें क्या होता है, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि आपके कपड़ों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। फैब्रिक देखोगे ढंग से, किसी कपड़े को, अपनी शर्ट को देख लो, आपका सूट है अपना, उसको ध्यान से देखो तो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं फैब्रिक के अंदर, कपड़े के अंदर, ठीक है। वैसे ही घड़े में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है, आपका पानी इस सरफेस पे आ जाता है। अब आप क्या कहते हो, इस पानी को क्या होना है, जो सरफेस में आ रखा है, मटके की सतह पर जो आ रखा है, उसको क्या होना है, वाष्पीकृत होना है। तो इसको वाष्पीकृत होने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा। इसके सराउंडिंग में क्या है, ये अंदर पानी है, तो ये यहाँ से ऊर्जा लेता है, यहाँ से ऊर्जा बाहर जाएगी, यानी पानी के अंदर जो ऊष्मा है, हीट है, गर्मी है, वो बाहर जाएगी कहाँ पर, जो मटके की दीवार है, और उस दीवार की तरफ क्या होगा, फिर ऊष्मा का बहाव होगा, यानी गर्मी जो है वो बाहर की तरफ को जा रही है, बाहर आएगी, यहाँ जो यहाँ बूंदे थी ये वाष्पीकृत हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि गर्मी पानी से बाहर आ गई है, तो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बस यही है। इसके अलावा आपके कपड़े जो है वो भी आपको, जैसे सूती कपड़े होते हैं, वो ठंडक का एहसास कैसे दिलाते हैं, इसी घटना पर दिलाते हैं, वो पसीने को सोख लेते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, आपका इवेपोरेट हो जाता है, क्लियर है। तो कूलिंग इफेक्ट, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आ रही है, वाष्पीकरण के दौरान एक तरल के कण या द्रव जो है आपका, उसके कण आकर्षण के अंतर कण बलों, या फिर आप इसको लिख लेंगे क्या, अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। काबू पाने के लिए परिवेश से, यानी उसके आसपास जो भी चीज है, से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और चरण परिवर्तन, यानी इसको अवस्था भी लिख सकते हैं, से गुजरते हैं। आसपास से गर्मी का अवशोषण आसपास को ठंडा बना देता है, आसपास से ऊर्जा का अवशोषण, यानी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से उसने टेम्परेचर लिया है, तो क्योंकि बॉडी से गर्मी बाहर आ गई है, या शरीर से गर्मी बाहर आ गई है, तो शरीर को कैसा लगेगा, ठंडा। मटके के अंदर जो पानी था उससे गर्मी या उष्मा बाहर आ गई है, तो मटके के अंदर जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, अब ठंडा हो जाएगा, क्लियर है। बोलो समझ आ गया, हाथ खड़ा करेंगे अगर समझ आ गया। सब खाल देवप्रिया बताइए, समझ आ गया शीतलता कैसे उत्पन्न हो रही है वाष्पीकरण से। एक लाइन में समझो, कुछ नहीं हो रहा है, जिस पानी को भाप बनना है ना, वाष्प में होता क्या है, पानी से भाप बनता है। पानी को क्या चाहिए, पानी भाप में कब बनेगा बताओ, आपने अगर सपोज आप चाय बना रहे हो, आपने बर्तन में पानी रख दिया, क्या वो भाप बन जाएगा, नहीं बनेगा। कब तक, जब तक आप उसमें नीचे से गैस नहीं जला रहे हैं, बर्नर नहीं जला रहे, या फिर आप कोई भी ऐसा मीडियम नहीं अप्लाई कर रहे हो जिससे कि उसका तापमान बढ़े, समझ रहे हैं। तो तापमान बढ़ने का मतलब क्या है, आप उसको हीट दे रहे हो, ऊष्मा। स्किन पर पानी आ रहा है तो उसको तो कोई हीट नहीं मिल रही है, घड़े में पानी है उसको कोई हीट नहीं मिल रही है इवेपोरेशन के लिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से लेता है, वो ऊष्मा अपने परिवेश से लेता है। स्किन के लिए वो परिवेश, स्किन के अंदर या बॉडी से आएगा वो ऊष्मा, और मटके में जो ऊष्मा आएगी वो मटके के अंदर रखे पानी से आएगी। इसी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, और उसके अंतर्गत क्योंकि क्या हो रहा है, ऊष्मा जो है वो अंदर से बाहर जा रही है, इसीलिए आपको कैसा लग रहा है, ठंडा फील हो रहा है। अभी समझ आ गया है सभी को, जल्दी बोलो। जीआईसी देव प्रिया हाथ खड़ा करेंगे, समझ आ गया है तो जीआईसी सब खाट, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन देखेंगे, जो जो हमने अभी उदाहरण में देखे वही जल्दी से नोट करेंगे। हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी वाला नोट करेंगे, लेकिन साथ साथ इंग्लिश की टर्म्स को भी समझेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग, यानी जो वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न हो रही है, वो शीतलता आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। सो पानी को ठंडा रखने के लिए इसे मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है। सूती कपड़े में छिद्रों के समान मिट्टी के बर्तन की सतह क्षेत्र में छिद्र अधिक वाष्पीकरण की अनुमति देते हैं, यानी कि वहां पर वाष्पीकरण होता है। ऐसे ही जैसे ये मटका है ना, ये मिट्टी का है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ से पानी आएगा और क्या होता है, यहाँ से वाष्पीकृत हो जाता है इसकी सरफेस से। वाष्पीकृत होने के लिए ऊष्मा कहाँ से आएगी, तो यहाँ से ऊष्मा जा रही है, ये ऊष्मा यहाँ गई, क्या है ये ऊष्मा,
ऊष्मा यहाँ जा रही है, यहाँ क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। ये आपके छोटे छिद्र है, और चूंकि ऊष्मा कहाँ जा रही है, आपकी सतह पर जा रही है, जितनी भी ऊष्मा है ये सारा बाहर की तरफ हो जाए, यानी गर्मी बाहर निकल रही है, तो अब अंदर का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा पानी। क्लियर, पहला एप्लीकेशन। दूसरा है आपका, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हम खूब पसीना बहाते हैं। वाष्पीकरण वह है जो अंततः वाष्पोत्सर्जन है। हमारे शरीर का पानी वाष्पित हो जाता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। क्लियर, तो इस प्रकार से हमारी स्किन है, हमारी स्किन में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं ऐसे। यहाँ से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज करती है, पानी यहाँ से बाहर आता है। ठीक है, जो रोम छिद्र हमारी स्किन में दिखाई देते हैं, वहां से पसीना बाहर आता है, पानी बाहर आता है, ये सरफेस पे आ गया। अब इसको वाष्पीकृत होने के लिए, यानी इस पानी को भाप में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए, गर्मी, तो वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। तो ऊष्मा कहाँ जा रही है, ये बॉडी है हमारी, शरीर है ये, और शरीर से बाहर ऊष्मा जा रही है। तो शरीर से बाहर ऊष्मा चली गई तो हमें कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कपास के शक्तिशाली जल शोषक है कपड़े। यह अधिक वाष्पीकरण को बढ़ावा देते हुए अधिक पसीने को हवा के संपर्क में आने की अनुमति देता है। इसकी वजह से सूती कपड़े पहनने पर हमें कूलिंग इफेक्ट यानी कि शीतलता का प्रभाव मिलता है। क्लियर है, तो ये सारे हमारे अनुप्रयोग हो गए जो मैंने आपको पहले समझा दिए थे वाष्पीकरण में, वही है ये सब। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने वाष्पीकरण के अनुप्रयोग देखे, कूलिंग इफेक्ट देखा, यानी जो शीतलता का प्रभाव है या शीतलता कैसे महसूस होती है इवेपोरेशन के कारण। और आने वाले सेशन में, ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, तो चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आने वाले सेशन से हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, यानी कि किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और फिर वो प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर से, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग जरूर पूछेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम इसी प्रकार एक्सरसाइज लेकर चलेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।